नमस्कार। लोक प्रशासन के ज्ञान दूत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा संचालित है। मैं प्रवीण कुमार खत्री, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, आप लोगों से क्या है समन्वय के बारे में अपना ज्ञान शेयर करूंगा। और इसके तहत हमने अपने पहले समन्वय के जो लेक्चर जो था ये 2 भागों में था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने समन्वय का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषाएं हैं, समन्वय और सहयोग में क्या अंतर है, समन्वय की क्या खास विशेषताएं हैं और समन्वय की स्थापना के लिए क्या 5 पूर्व शर्तें हैं जो न्यूमैन ने बताई थी, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था और हम लोगों ने समन्वय के प्रकारों के बारे में भी देख लिया था। आज हम समन्वय की क्या विधियां और क्या तकनीकें हैं और जो विभिन्न विद्वान जो हैं उन्होंने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं समन्वय के बारे में, अर्थात उनका क्या सैद्धांतिक योगदान है, उसके बारे में देखेंगे। और समन्वय की स्थापना में क्या बाधाएं या क्या सीमाएं हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो समन्वय की जो विधियां हैं या तकनीकें हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि पहली विधि क्या है, इसमें नियोजन है और ये प्रथम और आदर्श विधि भी मानी जाती है। देखिए, आप लोगों को पता है कि संगठन में जो उद्देश्यों की प्राप्ति है उसके लिए विभिन्न घटक, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न क्रियाकलाप शामिल होते हैं। तो पहले से ही यदि प्लानिंग कर ली जाए कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, ये सारी चीज़ें अगर पहले ही तय कर ली जाए, संगठन के विभिन्न व्यक्तियों की, क्रियाकलापों की, घटकों की और समय की ये योजना अगर बना ली जाए, तो उस स्थिति में क्या है, अपने आप ही व्यक्तियों में, संगठन के घटकों में, उसके क्रियाकलापों में क्या है, कोऑर्डिनेशन या समन्वय आ जाएगा। दोहराव होगा ही नहीं, पहले से ही तय कर दिया, प्लान कर दिया, सिस्टम बना दिया। तो नियोजन जो है वो अपने आप में पहली और आदर्श विधि है, अर्थात नियोजन के द्वारा आप एक झटके में क्या है समन्वय की प्राप्ति को कर सकते हो। तो नियोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है समन्वय की प्राप्ति में, अर्थात प्लानिंग। उसके अलावा संगठनात्मक तरीके भी हैं। संगठनात्मक तरीकों का मतलब संगठन में ऐसे तरीके या माध्यम अपनाए जाते हैं जिससे क्या है समन्वय की क्या है स्थापना होती है। जैसे अंतर विभागीय बैठकें, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में यदि कोई टकराव या कार्यों का अतिव्यापन है तो उस स्थिति में क्या है उनकी क्या है मीटिंग करवाई जा सकती है। वो विभाग के अलावा संगठन भी हो सकता है, एक संगठन का दूसरे संगठन से भी हो सकता है। तो यानी कुल मिला के मीटिंग्स जो हैं उसके द्वारा भी क्या है आपसी गतिरोध या दोहराव, संघर्ष या अतिव्यापन की जो कंडीशंस हैं उनको भी क्या है दूर किया जा सकता है। इसके अलावा सम्मेलन या संगोष्ठियाँ यानी जो कॉन्फ्रेंस है उनके द्वारा भी क्या है जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया जाता है, उनकी एक्टिविटियों को स्पष्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उससे भी क्या है हमारे समन्वय में मदद मिलती है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन के लिए समितियों को गठित किया जा सकता है। तो उन कमेटियों का काम यही होता है कि वो विभिन्न गतिविधियों में क्या है सामंजस्य स्थापित करे और जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनमें सामंजस्य स्थापित कराए। तो समितियां भी क्या है इस मामले में मदद देती है। ये संगठन के हिस्से हैं, इसलिए क्या ये संगठनात्मक तरीकों में। उसके अलावा कुछ ऐसी इकाइयां भी स्थापित की जा सकती है, जो स्टाफ हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में क्या है वो कोऑर्डिनेशन करे। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेशन अधिकारी जो है, समन्वय अधिकारी जो है, उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है। उसका काम यही होता है कि सारे जो अंग हैं संगठन के, जो क्रियाकलाप हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके बीच में क्या है तुल्यकालिता रहे उनके प्रयासों में। तो इस प्रकार से ये जो संगठनात्मक तरीके हैं इनके द्वारा भी क्या है समन्वय की क्या है प्राप्ति की जा सकती है। एक और तकनीक है वो है क्रिया विधियों का मानकीकरण, प्रपत्र, मैनुअल, विनियम। जैसे देखो कई बार क्या होता है कि संगठन बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग भी काम करते हैं। तो अब काम में क्या दोहराव, अतिराव या एक कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे, इसके लिए क्या करते हैं
कि निश्चित प्रोफॉर्मे बना दिए जाते हैं, निश्चित नियम बना दिए जाते हैं। एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए अपने एडमिशन की प्रक्रिया है आयुक्तालय के द्वारा, तो उसके अंदर क्या होता है कि एडमिशन पॉलिसी बना दी जाती है। उसके अंदर सारा स्पष्ट लिख दिया जाता है कि कैसे क्या करना है, कैसे एडमिशन होगा, सब चीज़, और सीटों का आवंटन वगैरह सब ऑल ओवर राजस्थान में क्या है, जितने भी कॉलेज है उन पर क्या है वो लागू हो जाता है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है, एक टाइम टेबल बना दिया जाता है कि पहले ऑनलाइन आवेदन कब तक होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, फीस वगैरह कब जमा होगी, ये सारा एक टाइम टेबल बना दिया जाता है। तो ये भी क्या एक प्रकार का मानकीकरण है। तो इस मानकीकरण के द्वारा भी क्या है, ये अतिराव संघर्ष जो है गतिविधियों का, उनको क्या है रोका जा सकता है। एक फार्मूला फिक्स कर दिया कि ऐसे इतना इतना करना है, तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा और सारे लोग उसी को उसी हिसाब से करेंगे। तो जो मानकीकरण जो है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है, वो भी क्या है अपने आप में मददगार होता है। तो इसके लिए क्या है, मैनुअल है, विनियम है, प्रपत्र हैं, ये क्या है तैयार किए जाते हैं, ताकि क्या है कामों में क्या है किसी भी प्रकार का संघर्ष या कन्फ्यूजन या दोहराव ना हो। कुछ हर संगठन में क्या है आवश्यकता रहती है किन चीज़ों की, जैसे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है सभी संगठनों को, या स्टेशनरी की आवश्यकता करती है, या बिल्डिंग के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है हर संगठन को आवश्यकता पड़ती है। तो अब हर संगठन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अपने स्तर पर यदि प्रयास करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा और विशेषज्ञता भी नहीं आएगी उनके कामों में, और दोहराव भी होगा, कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, केंद्रीय गृह पालन जो सेवाएं हैं, तो वो क्या है इसमें बड़ा मदद है। जैसे PWD है, जैसे सेंटर में CPWD होगी, अपने यहाँ स्टेट में PWD है। तो सरकारी बिल्डिंगों के निर्माण का काम क्या है इनके पास होता है। तो सभी जो नई संस्थाएं बनती है तो उनको भवन भी मिलता है, भूमि भी मिलती है। तो वो जो भवन है वो भवन क्या है ये बनाते हैं, क्योंकि इनको क्या है इस मामले में विशेषज्ञता है। कर्मचारियों की आवश्यकता, मान लीजिए सेंटर सरकार के डिपार्टमेंट हैं या अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो उनमें क्या है UPSC क्या करती है, भर्ती करती है, और वो विभागों को कर्मचारी उपलब्ध कराती है। राज्यों की बात करें तो अपने राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है राजस्थान में। तो ये क्या करते हैं, ये भर्ती करके देते हैं कर्मचारियों की, ये इसमें एक्सपर्ट होते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, परीक्षा आयोजित करवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद में संबंधित डिपार्टमेंट को क्या है योग्य व्यक्तियों की लिस्ट भेज देते हैं, डिपार्टमेंट पोस्टिंग दे देता है, तो उनको वो कर्मचारी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गृह पालन जो सेवाएं हैं, हाउस कीपिंग सर्विसेज उनको कहते हैं, तो ये इनके लिए भी क्या है विशेष प्रकार के संगठन की क्या है स्थापना करनी चाहिए। ये हूवर आयोग ने अनुशंसा की थी इसकी। तो ये जो केंद्रीय गृह पालन सेवाओं के लिए जो एजेंसियां हैं, ये भी क्या है समन्वय में सहायक होती हैं। इसके अलावा मौखिक और लिखित संचार जो है, कम्युनिकेशन का तो बड़ा रोल है। बिना हम संचार के कोई काम ही नहीं हो पाता। तो अब एक व्यक्ति ये काम कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तो इनमें अगर संचार होगा तो उससे क्या है दोहराव वगैरह नहीं होगा। तो क्या है इस प्रकार से संघर्ष को, अतिव्यापन को या संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए क्या है ये संचार बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये सारी चीज़ें हट जाएगी तो अपने आप ही समन्वय स्थापित हो जाएगा, क्योंकि समन्वय के दो आयाम हमने देखे थे, दो दृष्टिकोण थे, टीम और सहयोग लाना और दोहराव अतिव्यापन इन चीज़ों को रोकना ही तो समन्वय। जब ये घटक कुछ आ जाएंगे और कुछ चले जाएंगे तो समन्वय अपने आप में एक पैदा हो जाएगा। तो समन्वय एक स्थिति है, एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन प्राप्त करने की तो ये सारे माध्यम है। इसके अलावा क्या है, कर्मचारियों में क्या है, कार्मिकों में संस्थागत भावना का प्रसार करना, यानी उनके ये संगठन आपका है, इसमें आपको काम करना है, हमारे ये उद्देश्य हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये फ़ायदा रहेगा। तो इस प्रकार से कि एक वो अपनत्व की भावना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक उनमें ऐसी ललक जगाना, जिससे क्या है वो सहर्ष क्या है सहयोग करने के लिए इच्छुक रहें, और जो समन्वय है उसको क्या है अच्छी तरीके से हम क्या है प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि क्या एक मिशन ओरिएंटेड काम होता है, सेना में क्या होता है संस्थागत भावना ही तो होती है, तो वो इजीली सारा काम कर लेते हैं, और उनके प्रति उनका क्या देश की सुरक्षा के प्रति एक जज्बा होता है। और हम देखते भी हैं कई बार जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है या युद्ध
की स्थिति जब होती है तो सभी लोगों में क्या है, एक वो भावना रहती है राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की। तो वो एक भावना जो है, ये भावना ही क्या है, संगठन के कार्मिकों में पैदा करना, संगठन के उद्देश्यों के लिए या संगठन के उद्देश्यों के प्रति, तो ये भी क्या है, समन्वय की स्थापना में बड़ी सहायक होती है। इसके पश्चात जो पद सोपान है, हायरार्की जो है, वो भी क्या है, समन्वय की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि मुन्ने ने तो इसको क्या है, समन्वय की सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा है। यानी पद सोपान जो है उससे समन्वय की प्राप्ति होती है और ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। यानी आपने अगर काम का बंटवारा कर दिया सत्ता और उत्तरदायित्व के हिसाब से या अन्य माध्यमों के द्वारा, तो काम जब बंट जाता है तो जिम्मेदारी भी आ जाती है, उसके पास उसकी पावर भी आ जाती है और उसके जो काम करने के उद्देश्य हैं वो उसके निश्चित हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने से ऑटोमेटिक ही क्या है, समन्वय की स्थापना भी हो जाती है। क्योंकि काम तय कर दिया, जिम्मेदारी तय कर दी, तो दोहराव होगा ही नहीं, ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो पद सोपान क्या है, समन्वय की स्थापना में सहायक है। और मुन्ने ने तो इसको क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस कह दिया। यानी इसको तो आप हर जगह लागू कर सकते हो समन्वय की स्थापना में। इसके अलावा एक और साधन है, वो है अनौपचारिक साधन। यानी अनौपचारिक के मतलब ये है कि ये कोई संगठन से जुड़ी हुई नहीं होती चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या है, अधिकारी इनको यूज कर सकता है। पर्सनल रिलेशन जो होते हैं, ठीक है ना, कर्मचारियों के बीच में ऐसे संबंध स्थापित करने चाहिए अधिकारी को, जिससे क्या है, वो संगठन में एकजुट रहें और एक मिशन की भावना से काम करें। कई बार हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पार्टियां आयोजित हो रहती है, उनको डिनर पर बुलाते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या है, वो साथ में रहते हैं और आपस में थोड़ी चर्चा करते हैं काम की और की। क्योंकि वो बड़े संगठनों में अलगाव रहता है, एक साथ वो इकट्ठा हो ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से गैदरिंग जो है, चाय पार्टी, रात्रि भोज, ये जो है गैदरिंग जो है, ये क्या है, संगठन के उद्देश्यों को क्या है, उजागर करती है और एक दूसरे की समस्याओं को वो शेयर करते हैं, संचार बढ़ता है और उससे क्या है, काम की जो दोहराव है, अतिराव है, जो संघर्ष है, वो दूर होता है और टीम भावना पैदा होती है। तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, संगठन की कुछ विधियां या तकनीकें हैं। अब हम देखते हैं कि जो संगठन है उसमें जो समन्वय की अवधारणा जो है संगठन की, तो उसमें क्या है, विभिन्न विद्वानों ने क्या है, अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हम आज इसमें कुछ विद्वानों के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या है, क्या विचार व्यक्त किए हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो पहला तो है हमारे यहाँ पे लूथर गुलिक है। लूथर गुलिक समन्वय को इस प्रकार से कहते हैं, वो कहते हैं कि काम जो है, कार्य जो किया जाने वाला एक्टिविटी जो है, उसके जो विभिन्न भाग है उनमें इंटर रिलेशन स्थापित करना, उनमें अंतर संबंध करना, जिससे क्या है, ओवरलैपिंग ना हो जाए। यानी एक ही काम को दो व्यक्ति करेंगे तो उससे क्या है, मतलब नहीं है कोई, तो एनर्जी भी वेस्ट होगी, संसाधनों का अपव्यय भी होगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कामों के विभिन्न भागों को इंटर रिलेटेड करना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। अब ये कह रहे हैं कि जब काम को आप बांट दोगे एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में, तो उस स्थिति में क्या है, समन्वय भी जरूरी हो जाएगा, ताकि इसमें कार्य के साथ उसका दायरा भी तय कर दिया जाता है कि आप ये इतना ही काम करोगे, दूसरे को दिया है तो वो उतना ही करेगा। तो वो उनके कामों में क्या है, अलग अलग विभाजन हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, दोहराव नहीं होगा। तो जब काम बांटेंगे तो उनमें समन्वय की स्थापना भी करनी जरूरी है। यदि आपने कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाया उनके बीच में, दोनों को एक जैसा काम दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो काम का विभाजन करोगे तो कोऑर्डिनेशन भी आपको करना पड़ेगा। अब उन्होंने ये भी बताया कि समन्वय जो है उसमें, उसकी स्थापना में, उसको प्राप्त करने में संगठन का जो आकार है और जो टाइम है लगने वाला, वो बड़े ही क्या है, सीमाकारी कारक है, अर्थात वो उसमें बाधा का काम करते हैं। यानी जितना ज़्यादा बड़ा संगठन होगा उसमें क्या है, उनकी जो आकार में क्या, ज़्यादा आकार होने से क्या है, उनके इकाइयाँ बढ़ेगी, काम करने वाले व्यक्ति बढ़ेंगे, काम भी बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा संगठन होगा
उसमें क्या है, समन्वय में भी क्या है, दिक्कत आएगी और समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कोई एक्टिविटियाँ ऐसी होती है कि उनका निश्चित समय होता है और ज़्यादा काम का फैलाव हो जाएगा, आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उस स्थिति में क्या है, कोऑर्डिनेशन की प्राप्ति क्या है, नहीं हो पाएगी। तो संगठन का बड़ा आकार और लगने वाला जो समय है, ये क्या है, समन्वय के विकास में क्या है, बाधाएं हैं। अब लूथर गुलिक ये कहते हैं कि समन्वय जो है वो कोई अपने आप पैदा नहीं हो जाता, उसके लिए क्या है, हमारे को प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए क्या है, योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति में, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको धैर्य भी रखना पड़ेगा और उसको क्या है, संगठित प्रयास करने पड़ेंगे। यानी ऐसे नहीं है कि अकेला ही लगा रहे, तो उसको क्या है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तभी प्राप्त हो सकती है जब अधीनस्थों के दिमाग में उद्देश्यों की अच्छी तरह से क्या पिक्चर क्लियर हो। इसको सचेत विचार कहा है उन्होंने, यानी हमें क्या प्राप्त करना है, मेरा क्या काम है और मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है, कितने समय में करना है, ये सारी चीज़ें क्या है उसके जब क्लियर होगी तभी ही वो क्या है, आपको अपनी आउटपुट अच्छी दे पाएगा और उससे क्या है, समन्वय की प्राप्ति हो पाएगी। और ये जो सारे काम हैं एक अच्छा लीडर ही कर सकता है। तो नेतृत्व जो है, उच्चाधिकारी जो है, वो क्या है, समन्वय की प्राप्ति में क्या है, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब क्या है, लूथर गुलिक ने समन्वय के क्या है, 3 साधन बताए हैं। पहला साधन उन्होंने बताया है पदसोपान के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मुन्ने ने क्या है, पदसोपान को क्या है, समन्वय की सार्वभौमिक प्रक्रिया का है। तो हायरार्की जो है वो जैसे ही आप काम बांटोगे ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे, तो क्या कोऑर्डिनेशन भी आपको क्या है, स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि काम बंट जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, कौन क्या करेगा, कितना करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पदसोपान से क्या है, समन्वय को क्या हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ गठित की जा सकती है जो क्या है, समन्वय की स्थापना में क्या है, मदद दे सकती है। और उसके अलावा जो हमने अभी तो पहले वाले स्लाइड में देखा, सचेत विचार, क्योंकि कर्मचारियों में क्या है, एक गोल जो मिशन है वो क्या है, डेवलप करना ज़रूरी है। जब ये डेवलप हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही क्या है, अपनी अधिक ऊर्जा के साथ क्या है, काम करेंगे। तो जो ये एक सामान्य उद्देश्य या सचेत विचार जो है, ये क्या है, समन्वय की स्थापना में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, समन्वय के क्या है, 3 साधन बताए हैं, पदसोपान, समितियां और सचेत विचार। अब हम अगला चिंतक देखते हैं जिन्होंने अपना क्या सैद्धांतिक योगदान दिया है। ये है मैरी पार्कर फॉलेट, एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट ने कोऑर्डिनेशन जो है उसको क्या है, कोर ऑफ मैनेजमेंट कहा है, यानी प्रबंध का सार है। यानी मैनेजमेंट में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो मैनेजमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो आपने काम किए, जिन लोगों से काम करवाया, उनकी गतिविधियों में एक सामंजस्य नहीं है, आगे पीछे है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसे अपने एक ऑर्केस्ट्रा है, संगीत, जैसे मान लो गाना है, गाने के अंदर आपको पता है कि अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, तो उसमें यदि एक सामंजस्य ना हो तो वो एक म्यूजिक नहीं बन पाएगा। कोई कभी पहले क्या बज रहा है, बाद में क्या बज रहा है, तो उससे क्या होगा, वो एक शोरगुल रह जाएगा। तो सामंजस्य जो है, जैसे म्यूजिक के अंदर विभिन्न उसके वाद्य यंत्रों में, उसी प्रकार जो संगठन के विभिन्न अंग जो हैं उनमें भी क्या है, एक एडजस्टमेंट या सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था जरूरी है। क्योंकि हम देखो कोऑर्डिनेशन में पहले ही देखा था कि वो ऑर्डिनेशन वर्ड क्या है, व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, आदेश नहीं है, वो यहाँ एक व्यवस्था है, सिस्टम है। तो प्रबंध का ये सार है, यानी बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट की प्राप्ति क्या है, संभव नहीं है। और उन्होंने क्या है, प्रबंध जो समन्वय जो है उसको इस रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि जो संगठन के विभिन्न अंग है उनके बीच में क्या है, एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है, एकदम एडजस्टमेंट ऐसा बिठाना है जिससे क्या है, वो एक होलिस्टिक व्यू में, एक सिंक्रोनाइज रूप में क्या है, सारे अंग क्या है, काम करें। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में सारे पार्ट्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और एक
लय में काम करते हैं तभी तो वो गाड़ी आगे बढ़ पाती है। हमारी बॉडी भी ऐसे ही काम करती है। बॉडी के अंदर आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं हमारे, तो सारा जो मैकेनिज्म है, चाहे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, सारा सिस्टम बैठा हुआ है। आज हमारा कोई गर्म वस्तु पे हाथ लग जाता है तो तुरंत क्या है, जो हमारी संवेदनाएं मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाती है और उसके बाद में मस्तिष्क तुरंत उसको क्या है वापस रिपोर्ट करता है मसल्स को कि आप हाथ को उठाइए, तो वो हट जाता है। तो एक प्रकार से एक सामंजस्य है उनके बीच में, मतलब हमारी त्वचा और मस्तिष्क मांसपेशियों में सारों में कोऑर्डिनेशन है खतरनाक, ठीक है ना। इसलिए तो वो चैप्टर का नाम ही आपने 10th में विज्ञान में पढ़ा होगा, नियंत्रण तथा समन्वय। तो वहाँ पे भी हमारी बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। तो संगठन के विभिन्न अंगों में क्या है, एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हमारे शरीर में होती है, जैसे हमारे गाड़ियों में होती है, तो वो ज़रूरी है। अब उन्होंने क्या है, समन्वय प्राप्त करने के क्या है 4 सिद्धांत बताए हैं। एक तो वो कहते हैं कि शुरुआत में जब आप कोई काम करने जा रहे हो, कोई योजना है, तो उसकी आप क्या प्लानिंग करोगे, ठीक है ना। प्लानिंग में शुरू में ही क्या है, जो काम करने वाले लोग हैं जिनसे आप काम करवाना है, उनको क्या है शुरू में ही उनको सहभागी बनाओ, यानी उनके जो भी योजना बनाई है उसमें उनके विचार लो, उनका सहयोग, उनका मिशन, अपना सब कुछ बताओ, ठीक है ना। तो शुरू से ही अगर आप उसको जोड़ के रखोगे काम करने वाले लोगों को, तो आपको क्या है समन्वय की प्राप्ति में क्या है बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, यानी कहने का अर्थ ये है कि कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया विधियों में, संगठन के काम करने वालों में, उसके घटकों में कोई दिक्कत आ रही है सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में, तो तुरंत क्या है जो समन्वय करने वाला व्यक्ति है वो तुरंत क्या है उससे संपर्क करे, वो पद सोपान की परवाह ना करे, वो सीधा ही मौके पर जाए, संबंधित व्यक्ति से बात करे और उसकी समस्या को दूर कर पुनः सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था को क्या है स्थापित करे। तो इसको क्या है उन्होंने प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा समन्वय कहा है। इसके पश्चात उन्होंने क्या है सह संबंधता के द्वारा भी क्या है समन्वय का प्राप्ति बताई है। वो कहते हैं कि संगठन के जो घटक हैं वो क्या है एक प्रकार से होलिस्टिक व्यू में काम करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। हम किसी एक घटक को, संगठन के एक घटक को दूसरे घटक से अलग नहीं मान सकते। जैसे हमारी बॉडी में विभिन्न अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा ही क्या है हर घटक का एक रोल है, उसकी जो आउटपुट और इनपुट है वो क्या है एक ऑल ओवर आउटपुट जो है उससे रिलेटेड है। जैसे गाड़ी में विभिन्न पार्ट्स एक साथ कलपुर्जे काम करके गाड़ी को गतिमान करते हैं, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं वो मिलकर हमारी बॉडी को चलाते हैं, उसी प्रकार संगठन के जो विभिन्न अंग हैं और जो व्यक्ति हैं, जो कार्यकलाप हैं, वो भी क्या है एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो एक दूसरे से संपूर्णता जो है, सह संबंधता जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसी से भी क्या हम समन्वय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अंतिम उन्होंने बताया कि जैसा कि हमने समन्वय की विशेषताओं में पढ़ा कि समन्वय क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उन्होंने भी यही कहा कि समन्वय ये नहीं है कि एक बार स्थापित कर दिया फिर बाद में चुपचाप बैठे रहो, नहीं, आपको हर गतिविधि में, हर व्यक्ति में, हर घटक में निरंतर निगरानी रखनी पड़ेगी कि वो क्या है सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो एक बार समन्वय हो गया तो अगला स्टेप होता है, फिर उसके बाद में और आगे चलता ही रहता है। ये मतलब हर जगह आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतरता के द्वारा भी क्या हम समन्वय की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके पश्चात जेडी थॉमसन जो हैं उन्होंने समन्वय को समझाने के लिए पहले क्या है 3 इंटरडिपेंडेंसी बताई है और उसके आधार पर ही फिर क्या उन्होंने क्या है 3 तकनीकें बताई है। तो पहली है पूल्ड इंटरडिपेंडेंसी अर्थात संग्रहित अंतर्निर्भरता। जैसे देखते हैं हम कि संगठन जो है, संगठन के अंदर क्या है विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, अलग अलग उसके अंग हैं। तो जो इसमें इकाइयाँ होती है, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि स्वतंत्र इकाइयाँ होती है, परंतु उन स्वतंत्र इकाइयों का जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है उस मिलाकर उस बड़ी इकाई के लिए क्या है इनपुट रहता है और उसका वो क्या है निष्पादन रहता है। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी है,
तो यूनिवर्सिटी के अधीन क्या है, जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो क्या है, संबद्ध कॉलेज जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं, सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन और उनका स्वतंत्र हैं वो एक दूसरे से, एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से कोई लिंक नहीं है, उसके अपने विद्यार्थी हैं और अपना उसका पर्सनल रिजल्ट है, उसका अपना स्टाफ है, अपनी अलग बिल्डिंग है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एक से जुड़े हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, जो अलग अलग स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, जो कॉलेज हैं, उनकी जो भी आउटपुट है उसका पूरा का पूरा ओवरऑल प्रभाव क्या है, उस यूनिवर्सिटी पर पड़ता है। तो यानी स्वतंत्र इकाइयाँ होती है और उनका जो आउटपुट है उस टोटल आउटपुट का क्या है, यूनिवर्सिटी पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए पेपर आयोजित करवा रही यूनिवर्सिटी, अलग अलग जगह सेंटर है, ठीक है। अब यदि सारे कॉलेज सेंटर जो हैं अच्छे तरीके से पेपर करवा दे जहाँ जहाँ सेंटर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मान लो एक जगह भी कहीं पेपर में गड़बड़ हो गई परीक्षा करवाने के दौरान, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसका प्रभाव क्या है, उस यूनिवर्सिटी पर तुरंत पड़ जाएगा। और तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो स्वतंत्र इकाइयाँ हैं उनका जो कुल निष्पादन जो है वो उस पर क्या है, पड़ता है। अब कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि संगठन के जो अंग होते हैं उसमें एक जो इकाई है संगठन की, बड़ा संगठन है मान लीजिए, तो उसका जो इनपुट है, आउटपुट जो है वो अगली इकाई के लिए क्या है, इनपुट बन जाता है। जैसे मान लो कोई एक फैक्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है जिसमें क्या है, जैसे सेव से क्या है, मान लो उससे जूस बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या है पैकेजिंग के अंदर, तो पहले तो क्या है सेव खेत से आ गया, ठीक है, उसके बाद में उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने वाले हो गए, तो वो बढ़िया क्वालिटी के सेव हैं वो उस आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग होके फिर वो जूस निकल जाता है, फिर उसके बाद में वो क्या है उसकी पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं, तो पैकिंग होने के बाद में फिर वो क्या है मार्केट में आ जाता है। तो ये यहाँ पे आया, इसने इसको क्वालिटी वाले ने क्या है सेट कर दिया कि ये सेव अच्छे हैं, तो इसका जो ये आउटपुट है, तो ये जो मशीन है उसके लिए क्या है ये इनपुट हो गया, फिर उसके बाद में क्या है जो जूस निकल गया उसके बाद में क्या है उसकी पैकिंग होगी, तो जो जूस निकला है ये तो जूस इस इकाई के लिए आउटपुट हो गया, लेकिन पैकेजिंग के लिए क्या ये इनपुट हो गया, इसने पैकिंग कर दी और फिर ये क्या मार्केट में गया। तो कहने का अर्थ ये एक इकाई का जो आउटपुट है वो अगली इकाई के लिए क्या है इनपुट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये व्यवस्था रहती है, ये एक प्रकार से सीक्वेंस में है, देखो इसमें वर्ड आया ना सिक्वेंशियल, क्रम है, ठीक है ना। परंतु कभी कभार क्या होता है कि ऐसी स्थितियां भी होती है कि उसमें एक साथ दो एक्टिविटियां चल रही हो, तो उनमें क्या म्यूचुअल एडजस्टमेंट भी होता है। इसमें क्या होता है प्रत्येक इकाई का जो आउटपुट हुआ है वो अन्य सभी के लिए क्या है इनपुट होता है। जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल से हम क्या है जूस भी बना रहे हैं और जैम भी बना रहे हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ पे जैम बन रहा है, तो एक दिन मान लीजिए ऐसा हो कि एप्पल की आउटपुट थोड़ी कम हो गई, इनपुट कम हो गई, कम आया माल पीछे से, तो अब क्या होता है कि मान लीजिए जूस की खपत ज़्यादा है, तो जूस वाले को क्या है ज़्यादा एप्पल दे दिए जाते हैं और उसको जैम वाले को क्या थोड़े कम दे दिए जाते हैं। अगले दिन जब ज़्यादा आता है माल सामान्य आ जाता है, जैसा भी है जैसा हमेशा आता है, एक दिन कम आ गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसको वापस क्या है जो जैम वाला है उसको क्या माल थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता है और जूस को कम दे दिया जाता है। तो ये आपस में क्या परस्पर सहमति हो जाती है, एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो जाता है। तो अब ये इकाई जो है, ठीक है ना, उसका जो आउटपुट है वो इसके लिए भी इनपुट है और इसके लिए भी इनपुट है। तो इस प्रकार से क्या है, तो ये जो तीन इंटरडिपेंडेंसी है इससे इन्होंने क्या समन्वय को थोड़ा बताने का प्रयास किया। जैसे इसमें मानकीकरण है, अगर स्वतंत्र इकाइयों का कुल निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है तो उसमें मानकीकरण यूज होता है। जैसे भाई यूनिवर्सिटी है वो एग्ज़ाम के फॉर्म भरवाती है, परीक्षाएं करवाती है, तो उसके लिए क्या करती है वो क्या है एक मैनुअल तैयार कर देती है, एक बता देती है कि आपको कैसे फॉर्म भरवाना है, बच्चों को निर्देश दे दिए जाते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, फिर कॉलेज के पास आ जाता है, उसका वो वेरिफिकेशन कर देता है, फिर वो वेरीफाइड फॉर्म यूनिवर्सिटी में जमा हो जाते हैं, फिर उसको रोल नंबर अलर्ट हो जाते हैं, फिर वो परीक्षा दे देता है। तो ये सारा क्या एक सिस्टम बना दिया, मानक बना दिया, ठीक है ना। जब स्वतंत्र इकाइयाँ हो, स्वतंत्र इकाइयों की स्थिति में ऐसा ही किया जाता है कि उसमें क्या एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, उस हिसाब से वो अलग अलग इकाइयाँ काम करती है, उस मानकों को देख के ही
क्योंकि अगर मानक नहीं बनाएंगे तो कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, तो उससे क्या है, जो एक बड़ी एजेंसी है जिसके अधीन वो काम कर रही है उसमें क्या गड़बड़ाई हो जाएगी, कोई कैसे कर लेगा। तो इसलिए क्या है, एक मानक बना दिए जाते हैं। तो मानकीकरण क्या है, स्वतंत्र इकाइयों की स्थिति में जरूरी है। और एक इकाई का निर्गत जब क्रमिक अंतर निर्भरता है तो उस स्थिति में क्या प्लानिंग कर दी जाती है कि कौन कैसे करेगा, क्या करेगा, और उसका आउटपुट अगले के इनपुट में किस प्रकार से काम आएगा, ये प्लानिंग हो जाती है। और परस्पर सहमति में क्या है, जब ये परस्पर अंतर निर्भरता होती है तो उसमें क्या है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट के द्वारा क्या है, ऐसा कर दिया जाता है। तो जेडी थॉमसन ने क्या है, इस प्रकार से जो 3 अंतर निर्भरताएं हैं उनके द्वारा ही इसमें समन्वय की 3 तकनीकों के बारे में बताया है। अब हम देखते हैं हर्नल क्लीवलैंड जो हैं, ये एक ऐसे चिंतक हैं, सभी लोग कहते हैं कि समन्वय की स्थापना करो, टीम वर्क पैदा करो, सहयोग पैदा करो, लेकिन ये एक ऐसे चिंतक हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इन्होंने क्या है, समन्वय का, पूर्ण समन्वय का विरोध किया है। उन्होंने क्या है, टेंशन थ्योरी दी है, तनाव सिद्धांत। वो ये कहते हैं कि संगठन में अधिकार क्षेत्र और विभिन्न इकाइयों के कार्यक्रमों में विरोध पैदा करने के लिए सोची समझी योजना बनाई जानी चाहिए। मतलब तनाव पैदा करो, विरोध पैदा करो, उससे क्या फ़ायदा होगा। वो कह रहा है कि ऐसा विरोध होने से, अंतर्द्वंद होने से संगठन में जो जनहित के मुद्दे जो होते हैं वो क्या है, उजागर हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। और सत्ता पक्ष मान लो कोई एक्ट या बिल पास करवाना चाहता है, तो क्योंकि उसमें बहुमत चाहिए आपको पता है, तो वो उस बिल को क्या है, संसद में प्रस्तुत करते हैं। तो अपोजिशन उसकी क्या स्टडी करती है और उसमें जो कमियां होती है उसको क्या है, वो निकालता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या है, उनके विरोध में रहता है। अपोजिशन हमेशा सत्ता पक्ष के विरोध में रहेगा, नाम ही विपक्ष है उसका। तो वो विरोध जो है, वो विरोध से क्या होता है कि उस एक्ट को जिसको सत्ता पक्ष पास करवाना चाहता है उसमें जनता से संबंधित कोई खास बातें हैं, मुद्दे हैं, जिससे उस कानून से जनता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो वो सारे क्या विपक्ष उसको क्या उजागर कर देता है। तो इस प्रकार से संगठन में भी क्या है, इस प्रकार कार्यक्रमों में, उसकी इकाइयों में, उसके अधिकार क्षेत्रों में क्या है, सोचे समझे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष या विरोध क्या है, तनाव, टेंशन पैदा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो इंटरनल मुद्दे हैं, मामले जो हैं संगठन से जुड़े हुए, जिससे क्या है संगठन के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, वो क्या है, उजागर हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या है, कुल मिला के संगठन के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण समन्वय का क्या है, विरोध किया है। और इस प्रकार की संरचना को नहीं बनाना चाहिए या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे क्या कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बैठे। थोड़ा बहुत क्या है, ऐसा हमें विरोध या संघर्ष पैदा करना चाहिए, तनाव पैदा करना चाहिए, जिससे क्या है जनहित के मुद्दे पता चल पाए या संगठन के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो पता चल पाए। तो ये हर्नल क्लीवलैंड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा भी जाता है तनाव सिद्धांत के बारे में, टेंशन थ्योरी, ये हर्नल क्लीवलैंड ने दिया था। इसी प्रकार मैकफारलैंड जो हैं, उन्होंने भी क्या है, समन्वय की प्राप्ति के 4 उपाय बताए हैं। उन्होंने बताया कि एक तो क्या है, सत्ता स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कौन क्या काम करेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा होगा तो क्या कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा जांच और पर्यवेक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भाई बीच बीच में चेकिंग और सुपरविजन नहीं होगा तो स्थिति में क्या है, कोई कामों में दोहराव, अतिराव, संघर्ष की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। तो जांच और पर्यवेक्षण भी क्या है, ज़रूरी है। और संचार व्यवस्था क्या है, ऐसी बढ़िया होनी चाहिए जिससे क्या है, लोगों के मध्य में जो भी कोई चीज़ काम के बारे में चल रहा है तो वो क्या एक दूसरे से शेयर कर सकें। अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में भी संचार प्रॉपर हो और समस्तरीय संचार भी हो, तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे क्या है, समन्वय को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा लीडर जो है वो क्या है, समन्वय की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि वो क्या है, मार्गदर्शक का काम करता है और जो भी संगठन के घटक हैं, व्यक्ति हैं, क्रियाएं हैं, उनमें क्या है, एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। तो मैकफारलैंड ने क्या है, समन्वय प्राप्ति के ये क्या है, 4 उपाय बताए हैं। अब मैकफारलैंड ये जो
सैद्धांतिक योगदानों को जानने के बाद में अब क्या है, हम समन्वय में क्या बाधाएं या क्या सीमाएं हैं उनको भी देखते हैं। तो लूथर गुलिक ने क्या है कुछ बिंदु बताए हैं जिससे क्या है समन्वय में बाधा उत्पन्न होती है या ऐसी कोई सीमाएं हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है या जनता जो है उसका जो व्यवहार है उसके बारे में हम क्या है भविष्य में वो क्या करेगा कैसे करेगा उसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि मानव का मूड जो है पल पल बदलता रहता है। तो उस स्थिति में भी क्या है कि समन्वय में कई बार क्या है बाधाएं आ जाती है। तो ये जो अनिश्चितता है व्यक्ति की और जनता के व्यवहार की भविष्य में, तो उससे भी क्या है समन्वय की प्राप्ति में दिक्कत आती है। उसके अलावा ऐसे लीडर भी नहीं मिलते जिनमें क्या ज्ञान, अनुभव, बुद्धिमानी, चरित्र ये सारी चीज़ें हो जिससे क्या है वो समन्वय को स्थापना कर सके। ठीक है। और कई बार लोग जो लीडर ऐसे भी होते हैं उनके विचार क्या उलझे हुए होते हैं और विरोधी होते हैं। ठीक है ना। तो उस स्थिति में भी क्या है समन्वय की स्थापना नहीं हो पाती। प्रशासन जो है उसके पास भी ऐसा स्किल या तकनीक नहीं होती जिससे क्या है वो समन्वय स्थापित कर सके। तो इन चीज़ों का अभाव होने से भी क्या है प्रशासनिक कौशल और तकनीक का अभाव से भी क्या है समन्वय में दिक्कत आती है। उसके अलावा अनेक विभिन्नताओं का समूह, यानी संगठन में क्या है नए नए वेरिएबल्स या विभिन्नताएं आती रहती है कामों में, घटकों में। और दूसरा हम क्या उसके बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं होता ये कैसे करना। जैसे हम एक उदाहरण ह्यूमन बॉडी का ही लेते हैं। अब डॉक्टर आज चिकित्सा विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी क्या है मानव के शरीर के बारे में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में क्या है चिकित्सा जगत को जानकारी नहीं है। तो मानव का जो ज्ञान है वो क्या है कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है, अभी भी क्या प्रोसेस में चल रहा है। तो ऐसी स्थितियां होती है जिसमें क्या होता है अनेक प्रकार की नई नई चीज़ें आती रहती है। तो उसमें क्या है हमारा ज्ञान जो है वो पूरा नहीं हो पाता और उससे भी क्या हम क्या कोऑर्डिनेट क्या है नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि नए विचार हैं, कार्यक्रम हैं, उन पर क्या है हम इतना मनन नहीं कर पाते, उसको ठीक से समझ नहीं पाते। तो इस वजह से भी क्या है कोऑर्डिनेशन में क्या है दिक्कत आती है। तो ये लूथर गुलिक के अनुसार क्या है कुछ ऐसी सीमाएं और बाधाएं हैं। इसके बाद सैकलर हडसन जो हैं उन्होंने भी क्या है कुछ बाधाएं बताई है। उन्होंने ये कहा है कि लोक प्रशासन जो है उसका आकार और जो जटिलताएं हैं कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। जब ये आकार बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लूथर गुलिक ने भी क्या है आकार और समय दो घटक बताए हैं। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो संभालने में भी दिक्कत आएगी। एक तो 10 व्यक्तियों को संभाला जाता है, एक 50 को संभाला जाता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो आपको कोऑर्डिनेट में भी क्या है दिक्कत आएगी। तो जटिलताएं बढ़ने से भी और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें क्या है बाधा उत्पन्न करती है। उसके अलावा कुछ पर्सनैलिटी जो हैं ऐसी होनी चाहिए कि जिससे क्या वो कोऑर्डिनेशन कर सके। मान लो सीट पे बैठा दिया लेकिन उसका व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है तो वो क्या है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। और कई बार क्या है राजनीतिक कारक जो होते हैं, पॉलिटिक्स के भी ऐसे कारण होते हैं, उससे भी क्या है कोऑर्डिनेशन में क्या है बाधाएं आती है। और यदि हमारे पास कोई विवेकवान ज्ञानवान नेता नहीं होगा, लीडर नहीं होगा, ऐसा ऑफिसर नहीं होगा, तो वो भी क्या है कोऑर्डिनेट चीज़ों को नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इंटरनेशनल डायमेंशन में क्या है लगातार फैल रहा है। हमारा रिलेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, तो फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फैलाव की वजह से क्या है वो समेटने में नहीं आ रहा है और उस वजह से भी क्या है हम क्या है कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से सैकलर हडसन ने क्या ये 4 बातें बताई हैं। तो अब कुल मिला के आज हम लोगों ने क्या है समन्वय के अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। और किसी प्रकार की कोई शंका वगैरह हो तो आप मुझे इस मामले में अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो भी हमारा कोई शंका समाधान का सेशन होगा तो उसमें आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।